हिशाम सोनी साहब, सुप्रीम कोर्ट का जो मामला हुआ है, आपकी याचिका भी रिजेक्ट की गई है। उस पर अभी तक आपकी कोई अपडेट नहीं है, उस पर थोड़ी सी जानकारी देंगे सर? 27 अगस्त को हमारी जो सिटी की पिटीशन थी वो लगी थी। उसमें मेरी तरफ से सीनियर काउंसिल दुष्यंत दवे साहब अपीयर हुए थे और बाकी जो हमारी जो AOR फर्म है शकील अहमद सैयद एसोसिएट्स, उनके लगभग 11 वकील उसमें उस दिन थे। औरंगाबाद से SS काजी साहब जो मेरे एडवोकेट हैं वो आए थे और नुमाइंदा काउंसिल और जमात इस्लामी के जो पैनल पे हैं खान सलीम खान साहब, वो भी हमारे साथ उस दिन मौजूद थे। बाकी दीगर हमारे जो एडवोकेट्स थे वो भी सारे मौजूद थे और डबल बेंच के सामने ये मैटर निकला और उसमें लगभग 10 से 11 मिनट जो है वो दवे साहब ने बहस की और उसमें कोर्ट ने कई बातों पे एग्री भी किया। यानी उसके अंदर जैसे जब दवे साहब ने ये कहा कि ये जो कानून है नाम बदलने का, ये मैलिशियस है, यानी ये जानबूझ के एक बदमाशी की जा रही है, तो कोर्ट ने उसके ऊपर भी अपनी एक तरीक़े से जैसे रजामंदी दिखाई। दूसरी चीज़ जो है, जब उन्होंने ये कहा कि ये सारा कानूनों का उल्लंघन हुआ है और ये जानबूझ के किया जा रहा है, हम सब जानते हैं कि ये क्यों किया जा रहा है, ये सारी बातें सुनने के बाद लेकिन कोर्ट का ये कहना पड़ा कि क्योंकि 2 पिटिशन्स, एक उस्मानाबाद की 2 तारीख को और एक औरंगाबाद की एक पिटिशनर है, उनकी 9 तारीख को, ये 2 पिटिशन्स हम रिजेक्ट कर चुके हैं। इसीलिए उसके मद्देनज़र या उसके वजह से कंटिन्यूटी में रखते हुए हम इस पिटिशन को जो हमारी सिटी की थी उसको भी उन्होंने खारिज किया और ये भी कहा कि आप इसमें दूसरे प्लेटफॉर्म्स के पास भी जाने की वो करें, जैसे पार्लियामेंट है या असेंबली है, आपको इन प्लेटफॉर्म्स के सामने अप्रोच होना चाहिए। लेकिन हमारे जो सीनियर काउंसिल थे दवे साहब, उन्होंने ये कहा कि योर ऑनर, हमारे हिसाब से, हमारे मुताबिक जो है वो आप ही सबसे सही प्लेटफॉर्म है इसमें। लेकिन कोर्ट ने वो बात को नहीं माना और हमारी दोनों जो सिटी की जो याचिका थी वो खारिज हुई है। ये 2 याचिकाएं खारिज होने की वजह से अभी हमको उसमें रिव्यू पिटिशन और क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल करनी पड़ेगी। तो सर, ये नामांतरण का जो मामला है, क्या इस पर राजनीति होनी चाहिए? राजनीति का मुद्दा बन रहा है, इस पर ज़रूरी है राजनीति होना? ये राजनीति ही है जो ये मुद्दा जो चल रहा है, क्योंकि आप देखें कि कभी भी शिवाजी महाराज हों या संभाजी महाराज हों या उनके लड़के शाहू महाराज जो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की मिनिस्ट्री में एज अ कैबिनेट मिनिस्टर यानी 7 हज़ारी मनसबदारी पे फायज थे, या किसी भोसले परिवार के किसी व्यक्ति ने, आज जो उनकी जनरेशन है जिसमें आपके उदयनराजे भोसले आते हैं और संभाजी महाराज आते हैं कोल्हापुर की जो गद्दी से जो हैं, तो किसी ने भी कभी ये डिमांड नहीं की। ये सिर्फ एक शिवसेना के नेता थे बाल ठाकरे, जिसकी डिमांड पे ये नाम बदले जा रहे हैं, चाहे औरंगाबाद का हो, चाहे उस्मानाबाद का हो, और अभी अहमदाबाद भी अहमदनगर भी इन लाइन में है। तो ये जो सब हो रहा है, ये शिवसेना के नेता ये जो कह गए थे उस पे हो रहा है और बड़े अफसोस की बात है कि इसमें कांग्रेस, राष्ट्रवादी, ये सभी पार्टियां शामिल हैं और बाकी जो दूसरी जो पार्टी हैं जैसे MIM जैसे, तो ये इसमें साइलेंट सपोर्टर रहे हैं। इन्होंने इसमें कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं की, इसमें कोई इन्होंने कानूनी रोल अदा नहीं किया, सिर्फ इन्होंने इस पर बयानबाजी की, थोड़ा सा कुछ एक आंदोलन के नाम से कुछ किया, लेकिन उसका कोई लीगल स्टेटस नहीं आता है। तो ये सारा राजकारण ही हो रहा है और ये जनता का इसमें नुकसान हो रहा है, हमारी शिनाख्त मिटाई जा रही है। कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव है, क्या आपको लगता है ये मुद्दा बन सकता है नामांतरण का? जब हमारी शिनाख्त निकाली जाएगी और एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमारी पहचान को मिटाया जाएगा, तो जनता ने जो है ज़रूर इसमें सवाल पूछना चाहिए। जो नुमाइंदे आते हैं कि मैं शरद पवार का कार्यकर्ता हूं या उद्धव ठाकरे का कार्यकर्ता हूं या राहुल गांधी या नाना पटोले का कार्यकर्ता हूं या अवेसी का कार्यकर्ता हूं, तो उनसे सवाल पूछना चाहिए कि जब ये नाम बदला गया था तो तुम्हारी पार्टी और तुम्हारे नेता क्या कर रहे थे, इसमें इनकी क्या भूमिका थी, क्या इन लोगों ने इसमें पुरजोर विरोध किया या इन्होंने डायरेक्ट सपोर्टर होने का रोल अदा किया या साइलेंट सपोर्टर होने का रोल अदा किया। मुझे लगता है कि जनता को अपनी शिनाख्त, अपनी पहचान, क्योंकि ये जो सारा खिलवाड़ हुआ है इन नेताओं की वजह से नहीं हुआ है, ये जो नेताओं के साथ नहीं हुआ है, ये हुआ है जनता के साथ, यहाँ के औरंगाबाद के शहरियों के साथ, उनकी शिनाख्त के साथ। हमारी 400 साल पुरानी शिनाख्त, हमारी तहजीब को मिटाने का काम किया गया है। मुझे लगता है कि जनता ने, इनके जो नुमाइंदे आते हैं उनसे सवाल पूछना चाहिए। सर, जैसा कि अभी MLA इलेक्शन आने वाले हैं, क्या आप भी इस मुद्दे को लेकर राजनीति कर रहे हैं इस पर?
जैसे जब कि चर्चे हैं कि आप भी एमएलए के उम्मीदवार हो सकते हैं, तो आप भी राजनीति कर रहे हैं सर इस पे? देखिए, जब बाल ठाकरे यहाँ आके राजनीति करेंगे, जब उनके साथ शरद पवार मिलके यहाँ राजनीति करेंगे, जब उद्धव ठाकरे राजनीति करेंगे, जब नाना पटोले और थोरात और राहुल गांधी की पार्टी राजनीति करेगी, जब इसमें एमआईएम जैसी पार्टियां जिन्होंने मिठाई खाई है इसके अंदर, हम तो यही कहेंगे औरंगाबाद के लोगों को, क्योंकि उन्होंने कोई भी इसमें स्ट्रांग विरोध कहीं किया हुआ नहीं है, तो जब ये सारे इसमें ये करेंगे तो औरंगाबाद की जनता को भी हक है कि इसका राजनीतिक जवाब दे। अब वक्त है कि औरंगाबाद की जनता को इसका एक करारा जवाब इन पार्टियों के मुंह पे देना चाहिए, जिन्होंने औरंगाबाद की शिनाख्त के साथ, हमारी पहचान के साथ, हमारी तहजीब के साथ, हमारे माजी के साथ, हमारे मुस्तकबिल के साथ खेल किया है। तो इन पार्टियों से हिसाब पूछा जाना चाहिए। इनके कार्यकर्ताओं को जो हार पहनाते हैं, शॉल पहनाते हैं, उसके पहले इनसे औरंगाबाद की जनता सवाल पूछे, और हमको पूरा इख्तियार है कि राजनीति के लिए जो हमारा नाम छीना गया है, हम राजनीतिक तौर पे अपने नाम को वापस लाने के लिए इनको मजबूर करें और अपने नाम को वापस हासिल कर सकें, ये हमको इख्तियार है। नहीं, आने वाले चुनाव में क्या आपको लगता है क्या ये जो पार्टी अंदर से सपोर्ट में थी, बाहर से सपोर्ट में थी, जो सियासी पार्टियां हैं, क्या इनका नुकसान हो सकता है आने वाले चुनाव में शहर में? जो गयूर और बाशऊर जनता है औरंगाबाद की, जो नौजवान है, तो उन्होंने बिल्कुल भी इसका जवाब पूछना चाहिए इन पार्टियों के नेताओं से, उनके आखाओं से, कि तुमने क्या किया था। जो असेंबली में थे, जो पार्लियामेंट में थे, इन्होंने क्या विरोध किया, इन्होंने कितने उसके ऊपर लेटर्स दिए, केसेस किए, इनकी भूमिका क्या थी। जो सोए हुए हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो गयूर और समझदार और जागरूक नागरिक है, जिसको अपने वतन से, अपनी शिनाख्त से, अपनी पहचान से, अपनी तहजीब से, अपने मुस्तकबिल से प्यार है, उन सब ने इन पार्टियों के कार्यकर्ताओं से सवाल पूछने की ज़रूरत है, और जो जवाब ना दे सके उसको सबक सिखाने की ज़रूरत है। मुस्तकबिल में कुछ उम्मीदें है क्या हम शहर का नाम फिर से वापस ला सकें? आप देखते हैं कि हिंदुस्तान में सड़कों के नाम के लिए, स्मारकों के नाम के लिए आंदोलन होते हैं और उनको वो नाम दिए जाते हैं। तो हमारा तो ये 400 साल पुराना नाम है और इसको हम वापस ला सकते हैं, क़ानून में भी इसका प्रोविज़न है। ठीक है, इस वक्त जो हुक्मरान बैठे हैं वो एक मानसिकता के हैं, कोर्ट्स पे भी कहीं ना कहीं हमको लगता है कि प्रेशर है, लेकिन अगर जनता इसमें सड़क पे उतरती है और अपना हक मांगने लगती है, इन कार्यकर्ताओं को साइड में करके, जो कहीं ना कहीं साइलेंट रोल अदा करके जनता को बहकाने का काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये नाम बिल्कुल वापस आ सकता है। इन पार्टियों को मजबूर किया जाना चाहिए। इन जैसे मराठा समाज ने गांवबंदी की, उसी तरीके से इन पार्टियों को और इनके नेताओं और इनके कार्यकर्ताओं को भी महल्ला बंदी या बस्ती बंदी की जा सकती है कि आपको यहाँ पे कोई एंट्री नहीं मिलेगी जब तक आप हमारे शहर का नाम हमको वापस नहीं देते। इनको हार, फूलों के हार पहनाने की बजाय किन चीज़ों के हार पहनाने की ज़रूरत है, ये जनता मुझे लगता है कि इतनी समझदार है। ये रिव्यू पिटीशन कब डालने वाले हैं? हमारी रिव्यू पिटीशन जो है, अभी हमको उसमें 1 महीने का वक्त मिलता है। पहले मुझे लगता है कि जो हमसे पहले जो याचिकाकर्ता थे, उनकी रिव्यू पिटीशन जाएगी या नहीं जाएगी अब देखते हैं, लेकिन हमारी पिटीशन 1 महीने के अंदर अंदर जो टाइम है उसमें दाखिल हो जाएगी, और उसके बाद हमारी क्यूरेटिव पिटीशन होगी, जो होती है कि हायर बेंच के पास ये केस ले जाए। जैसे अभी 2 जजेस थे, तो 2 जजेस के बाद अब ये 3 जजेस के बेंच पे जाए, इसीलिए हम इसमें क्यूरेटिव पिटीशन भी दाखिल करेंगे। सर, ये नाम कितना इम्पोर्टेंट है? मतलब ये नाम का मामला, डेवलपमेंट तो हो रहा है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता जा रहा है नाम? देखिए, किसी भी तहजीब के लिए अपना नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं, तो जो हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अगर आप टूरिज़्म इंडस्ट्री, और हमारा शहर तो ये टूरिज़्म कैपिटल है महाराष्ट्र का, अगर आप टूरिज़्म इंडस्ट्री या होटल इंडस्ट्री या बिज़नेस से किसी से भी अगर आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप देखेंगे कि दुनिया भर में जितने भी मुल्क हैं, चाहे फ्रांस हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे टर्की हो, चाहे स्वीडन हो, ग्रीस हो, कोई भी मुल्क हो, वो अपनी तहजीब को बरकरार रखता है, अपने नाम को बरकरार रखता है और उसको आगे बढ़ाता है। ये औरंगाबाद शहर एक ऐतिहासिक शहर है और ये हमारी तहजीब है। ये 400 साल तहजीब हमको विरासत में हमारे शहर और हमारे बुज़ुर्गों से मिली है। इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए जब हम इसको मार्केट करेंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसमें फिर हमारे शहर में जो विकास नहीं हुआ वो किया जा सकता है। वो पहले भी किया जाना चाहिए था, मगर ज़करिया साहब के बाद
अनफॉर्चुनेटली वो विकास और वो जो भी चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। लेकिन आप देखेंगे कि कोई भी जगह, अगर आप ताज होटल की बात करें, ताज ये एक हेरिटेज उसमें माना जाता है। आप उसके सामने किसी 7 स्टार होटल में अगर रूम लेते हैं तो आपको शायद कुछ हज़ार में मिल जाएगा, 40,000 30,000। लेकिन अगर आप ताज जैसे या हेरिटेज होटल में आप जाते हैं, आप राजस्थान में जाएं हेरिटेज होटल में, वहाँ एक एक रूम एक एक रात के लिए आपको 10 लाख 15 लाख 6 लाख 8 लाख में मिलता है। हेरिटेज और न्यू कंस्ट्रक्शन के बीच में ये फ़र्क होता है। दुनिया भर का जो टूरिस्ट आता है वो औरंगाबाद एक हेरिटेज सिटी है, इसीलिए आता है। और एक बात और है कि गुजरात में जो आपके अहमदाबाद है, वो उसको तो गुजरात सरकार ने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी यूनेस्को से डिक्लेयर करवाया हुआ है, जबकि वहाँ कई साल से बीजेपी की और मोदी की सरकार है। लेकिन हमारे पास बीजेपी सरकार द्वारा ही वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में औरंगाबाद को शामिल किया जाना चाहिए, ये प्रस्ताव भेजा गया था और ये प्रस्ताव इस वक्त मंजूरी के कगार पे था और अनफॉर्चुनेटली ये नाम बदल दिया गया है। और अगर ये होता है तो औरंगाबाद ये पहला एकमात्र शहर बनेगा महाराष्ट्र में जो यूनेस्को के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के तौर पे जाना जाएगा, जिसकी वजह से हमको काफ़ी टूरिज़्म का बिजनेस आएगा, हमको इंटरनेशनल लेवल पे और ज़्यादा वो मिलेगी, एक्सेप्टेंस मिलेगी। हमारे जो घरेलू यहाँ के प्रोडक्ट्स हैं उसको ज़्यादा मार्केट मिल पाएगा। तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी हेरिटेज को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट करें, जैसे दूसरे कंट्रीज़ कर रहे हैं। आप देखें, आप जाइए टर्की पे डालिए, आप क्लिक कीजिए, या आप इंग्लैंड के जो है वहाँ के सिटीज़ में क्लिक कीजिए, या आप ग्रीस देखिए, ये कीजिए। तो जो भी ये फ्रांस के ये सारे जितने हेरिटेज या इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल शहर हैं, इसको इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मार्केट किया हुआ है। वहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हुई है, लेकिन वहाँ का जो लोकल पुरानी पहचान, पुरानी तहजीब थी, उसको उन्होंने संजो के रखा है और उसको ही आगे उन्होंने बढ़ाया है। तो इतनी बड़ी चीज़ हम कैसे खो दें सिर्फ एक बाल ठाकरे के कहने पे? अगर ये शिवाजी महाराज या संभाजी महाराज के द्वारा कहीं से अगर ये प्रस्ताव आया होता तो चलो ये पुराना प्रस्ताव है, इस पर सबने बैठ के चर्चा भी की थी। लेकिन ये बाल ठाकरे के कहने पे औरंगाबाद के लोग ये अपनी शिनाख्त से क्यों हाथ धो दें, ये सवाल उठता है। इसका हल क्या है सर आपके हिसाब से? इसका हल बड़ी आसानी से निकाला जा सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास की जो यहाँ जो क़यादत रही, चाहे कांग्रेस के ज़माने में रहे या कांग्रेस के बाद कहें, मुझे लगता है कि वो सीरियसली उन्होंने इस बारे में सोचा नहीं। अगर इसमें आप देखते तो बहुत आसान था इस इशू को टैकल करना, क्योंकि यहाँ पे 2 सेंटिमेंट्स तैयार हो चुके थे। एक सेंटिमेंट जो बहुत स्ट्रांगली प्रिवेल करता है वो ये है कि ये शहर औरंगाबाद था और औरंगाबाद रहना चाहिए। इसमें हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सिख, ईसाई, जैन सारे धर्म के लोग आते हैं जो चाहते हैं कि शहर का नाम औरंगाबाद रहे। कुछ लोग हैं जो बाल ठाकरे की उस बात के ऊपर थोड़े एक्साइटेड हो गए कि इसको संभाजी नगर कहा जाना चाहिए। उनको ये नहीं पता कि संभाजी नगर क्यों होना चाहिए, जबकि खुद संभाजी महाराज के परिवार ने कभी ये डिमांड नहीं की। तो वैसी सेंटिमेंट, वो भी हमारे ही लोग हैं, हमारे ही भाई हैं, उनको भी उस सेंटिमेंट को सेटिस्फाई करना ये हमारा काम है। ये किया जा सकता था। जैसे आप देखें कि इस वक्त पूना के अंदर जैसा शहर बड़ा हुआ तो 2 महानगर पालिकाएँ हुई, पूना और पिंपरी-चिंचवड। बॉम्बे के इर्द गिर्द कई जगहों पे जैसे एक्सपेंशन हुआ तो और म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस का अमल में क़याम में आई वहाँ पे। उसी तरीके से औरंगाबाद ये अभी, और जो जब मैं प्रेसिडेंट था कांग्रेस का, जब 115 वार्ड थे, उसके बाद 126 हो गए थे। अभी जो हमको पता चल रहा था, जो नहीं हुआ डिक्लेयर, कि 140 के ऊपर वार्ड्स जाने वाले हैं। अगर हम इसमें वालुज महानगर और सिडको के और जो फ्रिंज एरियाज़ हैं, जो झादर एरियाज़ हैं, देवलाई सातारा के आगे के बाड़ापुर, ये सारे जो न्यू डेवलपिंग एरिया है, चिकलठाना है, इधर से पीसा देवी के उधर का एरिया है, ये सबको भी अगर महानगर पालिका में ले लें तो यहाँ बहुत जल्द जो है 2 महानगर पालिका ये क़याम में आएंगी। जब 2 महानगर पालिका क़याम में आएंगी तो जो पुरानी महानगर पालिका है उसको औरंगाबाद के नाम से रखा जा सकता है। डेफिनेटली जब 2 महानगर पालिका बनेगी तो उसका नाम दूसरी का आपको कुछ ना कुछ और रखना ही पड़ेगा। तो उस वक्त जो संभाजी नगर का सेंटिमेंट रखने वाले हैं तो वो महानगर पालिका जो है वो संभाजी महाराज के नाम से की जा सकती है। एयरपोर्ट का जब प्रपोजल गया था महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट के टाइम पे कि ये एयरपोर्ट संभाजी महाराज के नाम से किया जाना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी उसका विरोध किया था कि ये महाराज के नाम पे क्यों रखा जा रहा है। ये विरोध महाराज को नहीं है, ये विरोध शिवाजी महाराज को नहीं है, ये किसी धर्म विशेष का नहीं है, ये एक इलाके के लोगों का विरोध है कि आप हमारी पहचान क्यों ख़त्म कर रहे हैं। मैंने इससे पहले भी कहा कि अगर ये रामपुर सीतापुर होता तो हम उसके लिए भी लड़े होते, क्योंकि ये मुल्क
पूरा मुल्क हम सबका है, हिंदू मुस्लिम यहाँ रहने वाले बुद्धिस्ट सिख ईसाई सबका है। हमारा सबका ये दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम अपनी ऐतिहासिक पहचान को बचाए रखें। और इसके अलावा जैसे अभी यहाँ पे DMIC बन रही, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, पहले वो सिर्फ आपके वालुज इंडस्ट्रियल एरिया था, उसके बाद शेंद्रा हुआ, शेंद्रा के बाद फिर उसको अभी शेंद्रा बिडकिन पूरा एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना दिया गया, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। वो भी आप चाहें तो संभाजी महाराज के नाम से हम उनका औद्योगिक क्षेत्र के नाम से दे सकते हैं, उसमें भी किसी औरंगाबाद कर का विरोध नहीं रहेगा। जो नई महानगर पालिका बनेगी 100 वार्ड दोनों जगह किए जा सकते हैं, उसमें किसी का विरोध नहीं रहेगा। एयरपोर्ट के लिए हालांकि पहले ये डिमांड हो रही थी कि ये एयरपोर्ट ये ज़करिया साहब का यहाँ पे लाया हुआ है, तो एयरपोर्ट ये ज़करिया साहब के नाम से होना चाहिए। लेकिन जब इतना बड़ा मुद्दा अगर एक तरीके से हल हो रहा था, इसलिए किसी ने उसका विरोध नहीं किया। तो सवाल ये है कि हम सिर्फ अपनी शिनाख्त के लिए लड़ रहे हैं और ये हमारी पहचान है, लेकिन बीजेपी इसको हिंदू मुस्लिम करके उसको उस पर ले जाना चाह रही है। सर, जैसा कि अभी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है आपकी याचिका खारिज हो गई, सब लोगों में यह है कि अब कुछ नहीं हो सकता। क्या सुप्रीम कोर्ट में अभी भी चांस बाकी है केस लड़ने का आपके? देखिए, मैंने आपको, मेरा मकसद ये है कि ज़्यादातर रिव्यू पिटीशन का इतना असर नहीं होता है। सिटी के अंदर ज़रूर हमको ये 2 याचिकाओं की वजह से जो लड़ी ही नहीं गई, जैसे मेरे उसमें मैंने ऑर्डर की कॉपी आपको दी है, मेरे उसमें 12 वकील खड़े थे इंक्लूडिंग मेरे सीनियर काउंसिल दवे साहब, जिन्होंने भी हाल ही में जो एक ऑर्डर लेके दिया जिसमें जस्टिस गवई साहब ने कहा कि किसी के घर पे भी बुलडोज़र नहीं चलाया जाना चाहिए, उसमें भी सीनियर काउंसिल दुष्यंत दवे साहब ही थे जो हमारे साथ में इस याचिका में थे। और गुजरात रॉयट्स के भी केसेस ये दवे साहब ने लड़े थे। अगर ये जो याचिकाएं जो पिछली जो खारिज हुई, अगर ये प्रॉपरली लड़ी गई होती तो मुझे लगता है कि शायद कुछ ना कुछ उसमें से पॉसिबल हो पाता। लेकिन अभी सिटी में हमको सेटबैक बैठा है, इनकी वजह से हम कोशिश करेंगे कि रिव्यू पिटीशन और उसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन। क्यूरेटिव में ये होता है कि आप 2 जजेस की बजाय उसको फिर 5 जजेस सुनते हैं और 5 जजेस के बाद उसको 3 जजेस के पास ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये तो सिटी के अंदर तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम पूरी ताकत लगा के लड़ें और इसमें इंशाल्लाह हम इंसाफ लेके आएँ। साथ ही साथ जो हमारी तालुका, डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न की याचिका है वो अभी नहीं लगी है, उसके हमको लगता है कि इम्कानात अक्टूबर के आसपास हैं लगने के। तो जब वो लगेगी उसको भी हम मजबूती से लड़ने की कोशिश करेंगे और जनता से भी ये अनुरोध है कि वो इसमें अपना विरोध दर्ज कराए ताकि जो कोर्ट्स हैं या ज़्यादा गवर्नमेंट्स हैं वो उसको इस बात को सीरियसली लें।